नमस्ते मेरे दोस्त। क्या आपने अपनी खिड़की बंद कर ली? क्या रजाई को गले तक खींच लिया? अगर हाँ, तो अपनी आंखें बंद करो और मेरे साथ पूस की इस सर्द रात में चलो। ये रात डर की नहीं है, ये रात सुकून की है। बाहर हवा शाएं शाएं करके चल रही है, जैसे कोई पुरानी लोरी गा रही हो। खेतों में पानी अपनी धीमी कलकल आवाज में बह रहा है, जैसे मिट्टी की प्यास बुझने पर कोई मीठा संगीत बज रहा हो। और दूर जलते हुए अलाव की गर्माहट आपके दिल को छू रही है। अगर आपको इस रात का सुकून महसूस हो रहा है, तो इस गर्माहट को आगे बढ़ाने के लिए वीडियो को लाइक कर दो और ऐसी कहानियां सुनने के लिए सब्सक्राइब वाला बटन दबाओ। पूस का महीना अपने पूरे शबाब पर था। सूरज अस्त हुए मुश्किल से 2 घंटे हुए होंगे, लेकिन ठंड ऐसी पड़ रही थी कि आसमान से उतरकर सीधे हड्डियों में घुस जाए। गांव रामपुर में रात के सन्नाटे में दूर से आती हुई हवा की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। शाय 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 शाय, जैसे कोई पुरानी दादी धीमी आवाज में लोरी गा रही हो। खेतों में धनपत, लगभग 55 साल का किसान, अपनी छोटी सी झोपड़ी के बाहर बैठे गुड़ की चाय की चुस्की ले रहे थे। आज उनके खेत में गेहूं की फसल को रात में पानी लगाना था। ये काम सबसे मुश्किल होता है, क्योंकि ठंड में मिट्टी के मेढ़ों को खोलना और फिर उन्हें संभालना किसी तपस्या से कम नहीं। अरे बलुआ, धनपत ने आवाज दी। अंदर झोपड़ी में उनका बेटा बल्लू, जो 25 साल का था, शहर से अपनी पढ़ाई पूरी करके लौटा था, अलाव जला रहा था। हाँ बाबा, आ रहा हूं। इस ठंड में तो अंगूरी भी काम ना कर रही हैं। बल्लू बाहर आया और बाप के पास बैठ गया। उसने आग में कुछ और उपले डाले। आग की हल्की गर्माहट दोनों के चेहरों पर सुकून दे रही थी। धनपत ने बल्लू को चाय का गिलास बढ़ाया। पी ले बेटा, इस गुड़ की चाय में तो 100 साल को जाड़ा भी भाग जाए। बल्लू ने चाय ली। बाबा, इस बार काहे तुम रात भर जागते हो? मैं तो कह रहा हूं मोटर चला के सो जाओ। मेड़ टूटेगी तो टूटने दो, सवेरे देख लेंगे। धनपत मुस्कुराए। उनकी मुस्कान में अटूट संतोष था। ना बेटा, ई फसल, ई खेत, ई हमारी जान है। इस पानी की आवाज तो सुन। रात में जब पानी खेत में दौड़ता है ना, तो ई आवाज हमारी नींद से भी मीठी लागे है। तू शहर से पढ़कू आगो है, तू तर्क की बात कर, पर इसमें तर्क नहीं, प्रेम है। बल्लू जानता था कि उसका बाप कभी नहीं मानेगा। रात में खेत में पानी लगाना उनके लिए सिर्फ काम नहीं, बल्कि फसल से बातचीत करने जैसा था। अच्छा बाबा, बल्लू ने हार मानते हुए कहा, आज तो माहे पानी लगाऊंगा। तुम यहीं बैठो और आग सेको। मैं उस शहर से मजबूत भाव हूं। धनपत का चेहरा खिल गया। धन्य है बेटा, पर ध्यान रखियो, जादव कुएं की तरफ मत जाइयो, वहां तो अंधेरा ज्यादा है। जादव कुआं गांव के सबसे पुराने कुओं में से एक था, जो अब सूख चुका था। गांव के लोग मानते थे कि उस कुएं के पास अजीब सी ठंडक हमेशा रहती है, चाहे गर्मी कितनी भी हो। बल्लू ने फावड़ा उठाया। बाबा, कुआं सूखा है, ये सब अंधविश्वास है। अंधविश्वास नहीं बेटा, बुजुर्गों को अनुभव है। तू बस अपने काम पर ध्यान दियो। बल्लू ने सिर हिलाया। उसने अपने बदन पर मोटी चादर लपेटी और टॉर्च लेकर नहर की तरफ चल पड़ा। बाहर हवा अब और तेज हो गई थी, शाएं 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 करती हुई, जैसे उस अकेले किसान को डरा रही हो। नहर का पानी, जो पहाड़ से बहकर आ रहा था, छूने पर बर्फीला था। बल्लू ने जैसे ही मेड़ खोलने के लिए फावड़ा मिट्टी में मारा, उसकी उंगलियां सुन्न होने लगीं। हाय राम, ये तो सच में जान ले लेगो, वो बड़बड़ाया। उसने मेड़ खोली। नहर का पानी कल कल करता हुआ अंधेरे खेत में दौड़ पड़ा। ये आवाज उस भयानक सन्नाटे में संगीत जैसी लग रही थी। पानी खेत के एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंचने लगा। बल्लू संतुष्टि से मेड़ के पास खड़ा हो गया। तभी दूर जादव कुएं की तरफ से एक अजीब सी आवाज आई। खड़खड़ खड़खड़, जैसे कोई सूखी लकड़ियों के ढेर पर धीरे धीरे चल रहा हो। बल्लू ने टॉर्च उधर घुमाई। कौन है? टॉर्च की रोशनी उस पुराने पीपल के पेड़ पर पड़ी, जो कुएं के पास खड़ा था। वहां कोई नहीं था, सिर्फ हवा थी जो पत्तों को खड़खड़ हिला रही थी। बाबा तो सांचो कहते थे, इस जादव कुएं के पास मनहूसियत है। डरने के बावजूद बल्लू ने खुद को संभाला।
वो जानता था कि इस ठंड में अगर वो डरा तो उसका शरीर और तेजी से ठंड पकड़ेगा। वो वापस अपनी जगह आया और मेड़ को संभालने लगा, लेकिन कुछ देर बाद उसने देखा कि खेत में पानी का बहाव अचानक बहुत धीमा हो गया है। अरे ई का होगा ओ? बल्लू भागा भागा नहर की तरफ गया। उसने देखा कि नहर के मुहाने पर कोई रुकावट नहीं थी। पानी आ रहा था, पर उसकी रफ्तार इतनी कम हो गई थी मानो कोई अदृश्य हाथ पानी को रोक रहा हो। बल्लू को गुस्सा आया। इस ठंड में भी इस पानी को नखरे हैं। वो फावड़ा लेकर नहर के बहाव की तरफ आगे बढ़ा, ये देखने की कहीं कोई पत्थर या मिट्टी का ढेर तो नहीं फंस गया। वो सीधा जादव कुएं की तरफ बढ़ रहा था, जहां से अभी थोड़ी देर पहले खड़खड़ की आवाज आई थी। जैसे ही बल्लू कुएं के पास पहुंचा, हवा की शाएं शाएं आवाज एक पल के लिए थम गई। वहां एक अजीब सी घुटी हुई चुप्पी थी, जो भयानक ठंड से भी ज्यादा डरावनी थी। बल्लू ने टॉर्च की रोशनी नीचे नहर के मुहाने पर डाली। वहां पानी के बहाव में कोई रुकावट नहीं थी। नहर का पानी पूरी रफ्तार से आ रहा था, लेकिन कुएं के पास पहुंचकर उसकी रफ्तार अपने आप धीमी हो जा रही थी, जैसे कोई अदृश्य स्पंज पानी सोख रहा हो। का जादू है, बल्लू बुदबुदाया। तभी उसकी नजर कुएं की ठीक किनारे पर पड़ी। वहां बर्फ में ढकी हुई पुरानी टूटी फूटी मिट्टी की समाधि थी। ये समाधि शायद 50 साल पुरानी थी, जिसे गांव वाले जादव किसान की बताते थे। बल्लू ने देखा कि समाधि के पास की बर्फ पर ताजे पांव के निशान थे। ये निशान किसी जानवर के नहीं थे, ये निशान किसी इंसान के नंगे पांव के थे, और वे निशान समाधि के चारों ओर थे, जैसे कोई रात भर वहां घूमता रहा हो। बल्लू का दिल धक धक करने लगा। इस भयानक ठंड में रात के इस पहर कौन नंगे पांव घूम रहा होगा और क्यों? उसने पीछे मुड़कर धनपत की झोपड़ी की ओर देखा। धनपत की आग की हल्की रोशनी दूर से दिखाई दे रही थी। अरे बलुआ, जादव कुएं की तरफ मत जाइयो। अचानक धनपत की आवाज आई, जो हवा में घुल कर आ रही थी। बल्लू को लगा जैसे उसके बाबा ने उसकी मन की बात सुन ली हो। वो डर गया, पर अब पीछे हटना भी मुश्किल था। वो जानता था कि अगर पानी नहीं लगा तो गेहूं की फसल सूख जाएगी। बल्लू ने हिम्मत जुटाई। जो होगा सो देखा जाएगा, ये डर से तो खेत खराब नहीं करूंगा। उसने फावड़ा उठाया और उन पांव के निशानों का पीछा करना शुरू किया, जो समाधि के चारों ओर घूमते हुए एक अजीब सी टेढ़ी मेढ़ी लकीर बना रहे थे। लकीरें समाधि पर ही खत्म हो जाती थीं। बल्लू ने समाधि को छूने की कोशिश की। समाधि की मिट्टी बर्फ जैसी ठंडी थी, पर उसे छूते ही बल्लू को एक पल भर की गर्माहट महसूस हुई, जो तुरंत ठंड में बदल गई। बल्लू को याद आया कि गांव के लोग कहते थे कि जादव ने मरने से पहले अपनी फसल की आखिरी सिंचाई पूरी करने की मन्नत मांगी थी। बाबा सांचो कहते थे, बल्लू धीरे से बोला। ये जादव ही है जो हमारी फसल को पानी रोक रहा है। वो जानता है कि तर्क से काम नहीं चलेगा। उसने फावड़ा नीचे रखा और समाधि के सामने घुटनों के बल बैठ गया। जादव काका, मैं तो बलुआ हूं, धनपत को बेटा। मैं तो तुम्हारे वंश जैसा ही हूं। तुम्हारी फसल को पानी मिली गो तो तुम्हारी आत्मा को भी तो सुकून मिली गो। ई ठंड में मत सताओ। उसने माथे से मिट्टी उठाई और समाधि पर चढ़ा दी। ये गांव की परंपरा थी, पूर्वजों को आदर देने की। जैसे ही उसने ऐसा किया, हवा की शाएं शाएं आवाज फिर से तेज हुई, पर इस बार वो डरावनी नहीं बल्कि आशीर्वाद जैसी लगी। और अचानक नहर का पानी, जो धीमी गति से चल रहा था, पूरी रफ्तार से दौड़ने लगा। बल्लू खुशी से उछल पड़ा। ई तो सचमुच काम कर गयो। उसने मुड़कर झोपड़ी की ओर देखा। धनपत आग के पास बैठे मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने हाथ हिलाकर इशारा किया, देख ले बेटा, आस्था में तो बड़ी ताकत है। बेतहाशा ठंड के बावजूद बल्लू के दिल को उस पल अजीब सा सुकून मिला। उसे लगा कि वो रात में खेत में अकेला नहीं है। उसके पास उसके बाबा का विश्वास और जादव जैसे पूर्वजों का साथ है। वो वापस मेड़ की तरफ गया और रात भर पानी लगाने का काम पूरा किया। हवा पूरी रात शाएं शाएं करती रही, लेकिन बल्लू को अब वो आवाज़ लोरी जैसी लग रही थी। लेकिन सुबह होने से पहले जब बल्लू ने आखिरी मेड़ बंद की और थककर जादव कुएं की तरफ देखा, तो एक अजीब नज़ारा था। कुएं के पास की समाधि पर ताज़ा बर्फ जमी थी।
लेकिन उसके किनारे वही नंगे पांव के निशान अब दूर जंगल की तरफ जाते दिखाई दे रहे थे। जैसे रात में जादव ने बल्लू को पानी लगाने की इजाजत तो दे दी हो, पर अब वो फिर से अपने पुराने रहस्यमयी सफर पर निकल गया हो। बल्लू की सारी थकावट भाग गई। वो भागा भागा झोपड़ी की ओर गया। धनपत अलाव के पास गहरी नींद में सो रहे थे। उनके चेहरे पर संतोष की शांति थी। बल्लू ने अपने ठंडे हाथ आग में सेके। शाएं शाएं करती हवा अब धीमी हो चुकी थी, जैसे रात का पहरेदार अब थक गया हो। जब सुबह हुई और सूरज की पीली रोशनी ने बर्फ को पिघलाना शुरू किया तो धनपत उठे। कैसो रहो बेटा, रात कैसी कटी? धनपत ने बड़े प्यार से पूछा। बल्लू ने उन्हें पूरी कहानी सुनाई। नहर का पानी रुकना, खड़खड़ की आवाज और नंगे पांव के निशान। धनपत ने ध्यान से सुना। उनके चेहरे पर कोई आश्चर्य नहीं था, बस एक गहरी समझ थी। मुंह ने तो जाना था तो बेटा, जादव काका को मकसद अभी पूरो ना भो है। बल्लू हैरान रह गया। मकसद? बाबा, मुंह ने तो उन्हें मान सम्मान दियो, पानी भी शुरू हो गो, अब का चाहे वे? धनपत ने बल्लू को अपने पास बैठाया। ई बात बहुत पुरानी है बेटा, इसमें तो 2 पीढ़ियों को दर्द है। जादव काका की कहानी सिर्फ खेत में पानी लगाने की नहीं है, इसमें एक अधूरी मन्नत है। धनपत ने बताना शुरू किया। जादव, जो 50 साल पहले इसी पूस की सर्दी में मर गया था, वो सिर्फ किसान नहीं था, वो गांव का सबसे जिद्दी और अकेला आदमी था। जादव काका की एक ही बेटी हती बेटा, नाम बिजुरी। जादव को विश्वास हतो कि बिजुरी की शादी सिर्फ किसान के बेटे से होएगी जो माती को प्यार करे, पर बिजुरी को एक शहरी बाबू से प्यार हो गो हतो। शहर से? बल्लू ने उत्सुकता से पूछा। हाँ बेटा, जादव काका गुस्सा में आ गए। उन्होंने बिजुरी को गांव से निकाल दियो। बिजुरी रोई, हाथ जोड़े, पर जादव काका ने एक न सुनी। जिस रात बिजुरी गांव छोड़कर गई, उसी रात जादव काका खेत में पानी लगा रहे थे। वो ठंड इतनी भयंकर थी कि आदमी की नसें जम जाएं। जादव काका अपनी गलती पे पछता रहे थे। धनपत की आवाज धीमी हो गई, पर ईगो, अभिमान इत्तो बढ़ गो हतो कि वे माफी मांगने भी न गए। उसी रात जादव काका ठंड में जम गए, खेत के बीचों बीच मेड़ पर। गांव वाले दौड़े, उन्हें उठाने की कोशिश की, लेकिन जादव काका का शरीर पत्थर हो चुका था। मरने से पहले धनपत ने फुसफुसाया। जादव काका ने अपनी उंगली उठाई और कुएं की तरफ इशारा किया, और उनके मुंह से बस 2 शब्द निकले, बिजुरी, मन्नत। गांव वालों को लगा कि जादव काका अपनी बेटी को याद कर रहे थे। उन्होंने उसी कुएं के पास जादव काका की अधूरी समाधि बना दी। और अब बेटा, धनपत ने बल्लू के कंधे पर हाथ रखा, बिजुरी तो लौट के आई नहीं, और जादव काका की अधूरी मन्नत आज भी इस ठंड को बढ़ा रही है। बल्लू ने जादव कुएं की तरफ देखा। अब उसे नंगे पांव के निशानों का मतलब समझ आया। जादव काका हर रात गांव छोड़कर अपनी बेटी की खोज में जंगल की तरफ निकल जाते थे, ताकि वो अपनी गलती की माफी मांग सकें। बाबा, बल्लू ने आवाज में संकल्प भरते हुए कहा, हमको बिजली का पता लगाना पड़ेगो। जब तक मन्नत पूरी ना होएगी, जादव काका को सुकून ना मिलेगो, और इस पूस की रात में हमको भी चैन ना मिलेगो। धनपत मुस्कुराए। उन्हें अपने बेटे पर गर्व था। पर बेटा, बिजुरी कहाँ होएगी? 50 साल पहले गई हती। हम ढूंढेंगे बाबा, आस्था में तो बड़ी ताकत है। जब जादव काका हर रात जा सकते हैं, तो हम दिन में तो ढूंढ ही सकते हैं। अगले ही दिन सूरज उगते ही बाप बेटे ने अपनी तलाश शुरू कर दी। ये काम आसान नहीं था। 50 साल पहले बिजरी गांव से किस रास्ते गई थी, किसी को याद नहीं था। सबसे पहले वे गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति हीरालाल बाबा के पास गए, जिनकी उम्र लगभग 95 साल थी। हीरालाल बाबा अपनी खाट पर बैठे धूप सेंक रहे थे। ठंड इतनी ज्यादा थी कि धूप भी नरम महसूस नहीं हो रही थी। हवा अभी भी पेड़ों से टकराकर धीमी शाएं शाएं की आवाज निकाल रही थी। अरे बलुआ, तू और धनपत? हीरालाल बाबा ने कांपते हुए कहा। इस ठंड में क्या कर रहे हो? धनपत ने उन्हें पूरी बात बताई। जादव काका की भटकती आत्मा, खेत का पानी रुकना और बिजली की अधूरी मन्नत। हीरालाल बाबा ने गहरी सांस ली। जादव, मुने तो जाना था, तो वो जिद्दी आदमी बिना मन्नत पूरी करे कहां सुकून पाएगो। बाबा, बिजली कहां गई हती? बल्लू ने उत्सुकता से पूछा। हीरालाल बाबा अपनी पुरानी यादों में खो गए।
बिजरी तो नहर के किनारे किनारे गई हती बेटा। मुने आधी रात को टॉर्च मार के देखी हती। वो रो रही थी, पर जादव ने पीछे मुड़कर न देखियो। और कहाँ पहुंची हती? वो रामगंज शहर पहुंची हती। रामगंज में एक पुरानी धर्मशाला हती। वो बाबू जिससे बिजरी को प्यार हतो, उई धर्मशाला में काम कर रहो हतो। बल्लू और धनपत की आंखों में एक उम्मीद की नई किरण जगी। रामगंज यहां से लगभग 3 दिन का पैदल सफर था और बीच में घना जंगल और पहाड़ भी थे। बाबा, वो बाबू को नाम का हतो? बल्लू ने तुरंत पूछा। नाम तो मैं भूल गयो, पर नाम में शर्मा जरूर हतो। वो बाबू तो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहो हतो। बल्लू और धनपत ने बिना देर किए गांव के मुखिया से रामगंज जाने की इजाजत ली। पर बेटा, धनपत ने बल्लू से कहा, ये पूस की सर्दी है, रास्ते में पानी और खाना की मुश्किल होएगी, और ये जंगल में तो रात में जानवर भी निकलें। हम डरेंगे नहीं बाबा, आस्था में तो बड़ी ताकत है। हमारी झोंपड़ी में जो गरम चादर है उसी को ले चलेंगे, और गुड़ की चाय का सुकून तो रास्ते में भी साथ देगो। उन्होंने अपनी पीठ पर एक एक पोटली बांधी, जिसमें सूखा भोजन, कुछ गर्म कपड़े और सबसे जरूरी बाल्टी में सूखी लकड़ियां थीं, ताकि रात में अलाव जला सकें। तीसरे दिन की सुबह सूरज निकलने से पहले बाप बेटे ने रामगंज की ओर अपनी लंबी यात्रा शुरू की। हवा अभी भी चुभ रही थी, पर उनके दिल में जादव काका की मन्नत पूरी करने का संकल्प था। वे नहर के किनारे किनारे चल रहे थे, उसी रास्ते पर जिस पर 50 साल पहले बिजरी रोते हुए गई थी। जैसे ही वे गांव की सीमा पार करके जंगल में घुसे, उन्हें चारों ओर से पहाड़ी हवा ने घेर लिया। हवा अब जोर से शाएं शाएं करने लगी थी, जैसे कोई उन्हें आगे बढ़ने से रोक रहा हो। चलते चलते दोपहर हुई। ठंड इतनी ज्यादा थी कि सूरज की रोशनी में भी पेड़ों पर जमी बर्फ पिघल नहीं रही थी। उन्होंने जंगल के बीच में एक सूखे पेड़ के नीचे रुककर खाना खाया। रात हुई और यात्रा का सबसे मुश्किल हिस्सा शुरू हुआ। घना जंगल, चारों ओर अंधेरा और हवा का हू करता हुआ शोर। धनपत ने लकड़ी निकालकर अलाव जलाया। आग की गर्माहट ने उन्हें थोड़ा सहारा दिया। बाबा, आग सेंकते हुए बल्लू ने कहा, इस जंगल में तो लग रहा है जैसे हम धरती पर नहीं, बर्फ पे सो रहे हैं। सोना नहीं है बेटा, धनपत ने धीरे से कहा। जादव काका तो अभी भी जागत होंगे, उनकी मन्नत पूरी करनी है। तभी दूर जंगल से एक अजीब सी आवाज आई, छन छन छन, जैसे कोई भारी पायल पहनकर धीमी गति से चल रहा हो, और आवाज सीधा उनके अलाव की तरफ आ रही थी। बल्लू की आंखों में डर नहीं, बल्कि रात के उस रहस्य को जानने की उत्सुकता थी। उसने अपने बाप धनपत को देखा। धनपत की आंखें भी खुली थीं, पर वो मुस्कुरा रहे थे। बाबा, ये कौन है? ये पूस की रात में पायल कौन पहने घूमेगो? बल्लू फुसफुसाया। धनपत ने अलाव में एक सूखी लकड़ी डाली। डर मत बेटा, इस जंगल में तो सब रूहें अपनो सुकून ढूंढे हैं, इसमें डरने की बात नहीं है। पायल की आवाज अब और पास आ गई, छन छन छन, और तभी अलाव की पीली रोशनी में उन्हें पेड़ों के बीच एक बूढ़ी महिला की परछाई दिखाई दी। महिला ने पुराने फीके रंग की साड़ी पहन रखी थी और उसके बाल खुले हुए थे। वो एक हाथ में सूखी लकड़ियों का गट्ठर लिए हुए थी और दूसरे हाथ में एक टूटी हुई लालटेन। उसके पैरों में सच में पुरानी पीतल की पायल थी, जो शायद इसीलिए इतनी जोर से छन छन कर रही थी। महिला अलाव के पास आकर रुकी। उसके चेहरे पर ठंड और थकावट थी, पर उसकी आंखों में एक अजीब सी शांति थी। अरे बेटाओ, महिला ने धीमी आवाज में कहा, इस अंधेरे जंगल में तुम दोनों अकेले, और इतनी ठंड है कि मुंह से धुएं की जगह बर्फ निकल रही है। धनपत तुरंत खड़े हो गए। नमस्ते माई, हम तो रामगंज जा रहे हैं, राहगीर हैं, पर तू इतनी रात को जंगल में अकेली क्या कर रही है? महिला अलाव के पास बैठ गई और अपने कांपते हाथों को आग के पास सेकने लगी। मुंह तो यहीं पास के ढेरे की हूं बेटा, मुंह अकेली हूं। जंगल से लकड़ियां बीन रही थी, पर अंधेरा हो गया, अब मुंह यहां ही गर्माहट पा रही हूं। बल्लू ने महिला को गौर से देखा। उसे लगा कि उसने इस महिला को गांव में कहीं देखा है, पर याद नहीं कर पाया। धनपत ने तुरंत अपनी पोटली खोली और गुड़ की चाय बनाने के लिए पानी गर्म करना शुरू कर दिया। अरे माई, बैठो, तू तो बिल्कुल जम गई होगी। ये गुड़ की चाय से तो 100 साल को जाड़ा भी भाग जाए। चाय पीते हुए धनपत ने धीरे से बातचीत शुरू की। माई, हम रामगंज में एक आदमी को ढूंढ रहे हैं, 50 साल पहले की बात है।
बिजुरी नाम की एक छोरी हती जो रामगंज भागी हती। महिला ने चाय का गिलास होठों से हटा लिया। उसकी आंखें एकदम से चौकन्नी हो गईं। बिजुरी नाम सुनकर उसके चेहरे पर एक गहरी उदासी छा गई। बिजुरी, महिला ने पूछा, काहे ढूंढ रहे हो? तू तो अपनो सुकून ढूंढो, पुरानी बातों में का धरो है? माई, सुकून तो तभी मिलेगो जब जादव काका को सुकून मिलेगो। बिजुरी की वजह से ही जादव काका की आत्मा भटक रही है और पूस की सर्दी में भी चैन नहीं मिल रहा है। महिला ने अपनी पायल की तरफ देखा। जादव काका, वो बहुत जिद्दी आदमी हते। अपनो बेटा बेटी को प्यार नहीं कियो, सिर्फ माटी से प्यार कियो। बल्लू ने मौके का फायदा उठाया। माई, तू जादव काका को जानती है? तू बिजरी को जानती है? महिला की आंखों में आंसू आ गए जो ठंड से तुरंत सूख गए। जानती हूं बेटा, बिजरी वो तो मुंह ही हूं। बल्लू और धनपत दोनों एकदम से खड़े हो गए। 50 साल का सफर, 3 दिन की तलाश, और वो रहस्यमयी बिजरी उनके सामने एक टूटी लालटेन और लकड़ियों के गट्ठर के साथ अलाव सेक रही थी। तू तो बिजरी है? धनपत ने अविश्वास में पूछा। हाँ बेटा, मुंह ही हूं, जादव की अभागी छोरी। 50 साल हो गए। मुंह ने रामगंज में बाबू शर्मा से शादी कर ली हती, पर पिता का शाप तो पीछा न छोड़ो। बिजरी ने बताया कि उसके पति बाबू शर्मा की शादी के 1 साल बाद ही मौत हो गई थी और तब से वो अकेली इसी जंगल के किनारे छोटे से ढेरे में रहती है। वो हर रात जंगल में लकड़ियां बीनती है और पुरानी पायल पहनती है ताकि उसके पिता की आत्मा को पता चल जाए कि वो पास में ही है। मुंह जानती हूं बेटा, बिजरी ने धीमी आवाज में कहा। बाप का गुस्सा गलत हतो, पर मुंह ने भी तो दिल दुखायो हतो। मुंह हर रात अलाव जलाती हूं ताकि वो जान सकें कि मुंह ने माफ कर दियो है। धनपत की आंखें नम हो गईं। माई, जादव काका तो तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। वो हर रात कुएं से निकलकर जंगल की तरफ जाए हैं। अब तो चलो माई, इस पूस की सर्दी में अपनो सुकून ढूंढो। बिजरी ने अपनी पायल को छुआ। मुंह तैयार हूं बेटा, पर जादव काका को कहियो माटी से प्रेम करियो, पर अपनों से ज्यादा नहीं। बिजुरी ने अपनी पायल बांधी और अपनी सूखी लकड़ियों का गट्ठर वहीं छोड़ दिया। वो 50 साल पहले रोते हुए गई थी और आज 50 साल बाद वो अपने पिता को सुकून देने के लिए वापस लौट रही थी। तुरंत ही तीनों ने गांव की ओर अपनी वापसी की यात्रा शुरू कर दी। बिजुरी का शरीर बुढ़ापे और ठंड से कमजोर था, इसलिए धनपत और बल्लू बारी बारी से उसे सहारा दे रहे थे। जंगल में घना अंधेरा था और हवा की शाय शाय आवाज अब और ज्यादा तेज हो गई थी, जैसे प्रकृति इस भावनात्मक मिलन की गवाह बन रही हो। बल्लू ने देखा कि बिजुरी हर थोड़ी देर में पीछे मुड़कर देखती थी जहां उसका छोटा सा ढेरा था। माई, कहाँ भाओ? बिजुरी ने ठंड में कांपते हुए कहा। बस मुंह देख रही हूं। मुंह ने इस जंगल में 50 साल काट दिए। अब जब इस अकेलेपन से मुक्ति मिल रही है तो अजीब लाग रहा है। धनपत ने कहा, माई, अब तू अकेली नहीं है, अब तू अपने बाप को सुकून दे। पूरी रात वे चलते रहे। रास्ता पथरीला और बर्फीला था। पूस की सर्दी अपने चरम पर थी। बल्लू ने अपनी चादर उतारकर बिजुरी को दे दी, लेकिन बिजुरी ने मना कर दिया। नहीं बेटा, मुंह ने तो इस ठंड की आदत है। मुंह ने अपने बाप की जिद को इस ठंड में ही महसूस किया है। मुंह ने अपनी गलती की सजा इस ठंड से ही पाई है। सुबह होने से ठीक पहले वे अपने गांव रामपुर की सीमा पर पहुंचे। दूर से जादव कुएं के पास खड़ा पीपल का पुराना पेड़ दिखाई दे रहा था। अब यहीं रुक जाओ, धनपत ने फुसफुसाते हुए कहा। सूरज निकलने में बस थोड़ी देर है। हमको जादव काका को सुकून सूरज की पहली किरण में देना है। वे तीनों कुएं से थोड़ी दूर रुक गए और अलाव जलाने के लिए लकड़ियां निकाली। ठंड इतनी ज्यादा थी कि माचिस की तीली मुश्किल से जल पाई। अलाव जल उठा। आग की गर्माहट और सूरज की पहली लालिमा का इंतजार, ये पल बहुत ही भावुक था। बेटा, बिजरी ने बल्लू से कहा, मुने कभइयों सोचियो ना हतो कि मुँह वापस आऊंगी। मुँह हर रात सपना में अपनो बाप को देखती हती, ठंड से जमते हुए, पर मुँह हिम्मत नहीं कर पाई। बल्लू ने बिजुरी के हाथ थाम लिए। माई, अब हिम्मत करो, आस्था में तो बड़ी ताकत है। सूरज निकला। उसकी पहली किरण सीधे जादव कुएं पर पड़ी।
जैसे ही रोशनी समाधि पर पड़ी, वहां की बर्फ तेजी से पिघलने लगी और बर्फ पिघलते ही समाधि के पास वही नंगे पांव के निशान दिखाई दिए जो अब तक जंगल की ओर जाते थे। बिजुरी ने रोना शुरू कर दिया। बाबा, बाबा इंतजार कर रहे हैं। धनपत ने बिजुरी को सहारा दिया। चलो माई, अब तुम माफी मांग लो। वे तीनों धीमे धीमे जादव कुएं की तरफ बढ़े। समाधि के पास पहुंचते ही हवा फिर से तेज हुई, पर इस बार वो शाय शाय नहीं कर रही थी, बल्कि एक धीमी आह भर रही थी। बिजुरी समाधि के पास घुटनों के बल बैठ गई। उसने अपने हाथ समाधि की मिट्टी पर रखे। बाबा, माया आ गई। मुने तो तुमसे तभी माफ कर दियो हतो। तुम काहे भटक रहे हो? माटी से प्रेम करियो, पर अपनों से ज्यादा नहीं। जैसे ही बिजुरी ने ये शब्द कहे, समाधि की मिट्टी अचानक गर्म हो गई। समाधि के बीचों बीच मिट्टी में एक गहरी दरार पड़ी और उस दरार से गर्म भाप निकलने लगी। वो भाप ठंडी नहीं थी, बल्कि सुकून देने वाली थी। उसी दरार के अंदर से उन्हें जादव काका की एक पल की छवि दिखाई दी। उनके चेहरे पर अब जिद नहीं, बल्कि शांति थी। और फिर समाधि की दरार बंद हो गई। उसी पल नहर का पानी, जो अब तक रुका हुआ था, पूरी रफ्तार से खेतों में दौड़ पड़ा। पूस की वो भयानक ठंड भी अचानक कम हो गई। हवा शांत हो गई। जादव काका को सुकून मिल चुका था। धनपत ने बिजुरी को उठाया। बिजुरी के चेहरे पर अब आंसू नहीं, बल्कि सालों बाद मिली शांति थी। उसी पल गांव में सबसे पहले रामा यानी धनपत की पत्नी दौड़ी हुई आई। उन्हें दूर से ही खेत में लगी आग और लोगों की हलचल दिखाई दी थी। उनके पीछे गांव के मुखिया और कुछ लोग भी थे। अरे धनपत, का भयो? रामा हांफते हुए आई। ई जादव कुएं पर का कर रहे हो? धनपत ने मुस्कुराते हुए बिजुरी की ओर इशारा किया। रामा, इस माई को देखो, 50 साल पहले गई हती। ई तो बिजुरी है, जादव काका की छोरी। इन्हें ने ही जादव काका को सुकून दियो है। रामा ने आश्चर्य और स्नेह से बिजुरी को गले लगा लिया। गांव की पुरानी कहानियों में बिजुरी एक दुखद पात्र थी और आज वो साक्षात उनके सामने खड़ी थी। अरे माई, 50 साल बाद तू तो बिल्कुल अकेली पड़ गई होगी। रामा ने प्यार से बिजुरी के कांपते हाथों को सहलाया। गांव के मुखिया ने समाधि पर आई शांति और खेत में तेजी से दौड़ते पानी को देखा। उन्हें विश्वास हो गया कि धनपत और बल्लू ने सच में कोई बड़ा कार्य किया है। धनपत, बल्लू, मुखिया ने कहा, तुम दोनों ने तो गांव को बचा लियो। इस पूस की रात में जान की बाजी लगा दी। अब बिजुरी माई यहीं रहेंगी। इस गांव में उनका घर है। बिजुरी के पास 50 साल से केवल एक जंगल का डेरा था। उसके पास न घर था न जमीन। धनपत ने तुरंत घोषणा की, बिजुरी माई कहीं न जाएंगी। ई तो हमारी बड़ी बूढ़ी है। इसका डेरा तो आज से हमारी झोपड़ी है। हम सब एक साथ रहेंगे। बल्लू को अपने बाप के सीधे और सच्चे प्रेम पर गर्व हुआ। वो जानता था कि किसान का दिल जितना जमीन से जुड़ा होता है, उतना ही मानवता से भी। बिजुरी ने रामा और धनपत की ओर देखा। उसकी आंखें कृतज्ञता से भर गईं। मुने तो अपनो घर 50 साल पहले खो दियो हतो। तुम दोनों ने तो मुने नयो जीवन दे दियो। बिजुरी अब धनपत के परिवार के साथ रहने लगी। पूस की कड़कड़ाती सर्दी में धनपत की झोपड़ी में अब गर्माहट और बढ़ गई थी। बिजुरी भले ही बूढ़ी थीं, पर उनमें हिम्मत और अनुभव भरपूर था। वो रामा के साथ हाथ बटाती थीं और बल्लू को गेहूं की फसल के बारे में अपने पुराने अनुभव बताती थीं। एक शाम जब पूरा परिवार अलाव के पास बैठा था, बिजुरी ने बल्लू से पूछा, बेटा बलुआ, बिजुरी ने कहा, मुने सुना है कि तू शहर से पढ़कू आयो है। तूने इस खेती में का नयो कियो है? बल्लू मुस्कुराया। वो जानता था कि बिजुरी भले ही 50 साल पहले गांव छोड़कर गई थी, पर उसका दिल आज भी खेती से जुड़ा था। माई, मुने शहर से विज्ञान सीखियो है। अब हम अंदाजे से पानी नहीं लगाएंगे। अब हम जमीन को नापेंगे कि कित्तो पानी चाहिए। इससे पानी भी बचेगा और फसल भी ज्यादा होएगी। बिजुरी ने सिर हिलाया। अच्छी बात है बेटा। मुने डर हतो कि तू शहर की चमक में माटी को भूल जाएगो, पर तू तो अपनी जड़ से जुड़ो है। धनपत ने गुड़ की चाय का गिलास बिजुरी को दिया।
हमारो परिवार तो जमीन और आस्था पर चले हैं। रात में पानी लगाना तो हम नहीं छोड़ेंगे, पर दिन में दिमाग भी लगाएंगे। बिजुरी ने चाय की चुस्की ली। बाहर हवा फिर से शाएं शाएं करने लगी थी, पर झोपड़ी के अंदर अब सुकून था, वो सुकून जो वर्षों के संघर्ष के बाद मिलता है। अगले ही दिन बल्लू ने अपना काम शुरू कर दिया। सबसे पहले उसने अपने खेत की मिट्टी का निरीक्षण किया। उसने गांव में प्रचलित सिंचाई के तरीकों को समझा। गांव के किसान हमेशा रात में ही पानी लगाते थे, क्योंकि दिन में नहर का पानी बहुत कम आता था और बिजली की कटौती ज्यादा होती थी। लेकिन रात में पानी लगाने का सबसे बड़ा नुकसान ये था कि पूस की भयानक सर्दी में किसान अंदाजा नहीं लगा पाते थे कि मेड़ से पानी कितनी देर में दूसरे किनारे तक पहुंचा। अक्सर पानी या तो जरूरत से ज्यादा लग जाता था, जिससे फसल गल जाती थी, या कम रह जाता था। बाबा, बल्लू ने धनपत से कहा, हमको हरियाली नापने वाला यंत्र बनवाना पड़ेगा। हरियाली नापने वाला यंत्र? धनपत हैरान थे। ई तो कोई शहर को जादू होएगा। हम तो बस माटी को हाथ से छूकर ही बता देते हैं कि कत्तो पानी चाहिए। बल्लू मुस्कुराया। बाबा, छूने वाला अनुभव सही है, पर अब हम उसे पक्का करेंगे। मौने शहर में टेंसियोमीटर के बारे में पढ़ियो हतो। ई तो मिट्टी की नमी को बताता है। चूंकि बल्लू के पास टेंसियोमीटर खरीदने के लिए पैसे नहीं थे, उसने पुराने विज्ञान का इस्तेमाल किया। उसने मिट्टी के 2 अलग अलग नमूनों को एक साथ रखा और उसमें पानी की मात्रा को नापकर एक ग्राफ तैयार किया। फिर उसने खेत में कुछ जगहों पर प्लास्टिक की बोतलें काटकर उनमें मिट्टी भरकर जांच के छोटे गड्ढे बनाए, जिससे वो दूर से ही देखकर बता सके कि पानी किस गति से जमीन में उतर रहा है। माई बाबा, बल्लू ने समझाया, हमारी जमीन तो पानी को जल्दी खींच लेती है, इसलिए जब रात में हवा शाएं शाएं करती है तो हम सोचते हैं कि पानी कम लाग रहा है, पर सच में तो जरूरत से ज्यादा लग जाता है। बिजरी ने बल्लू को ध्यान से सुना। बेटा बलुआ, तू तो काम की बात कर रहा है। हमारो जादव काका भी हमेशा कहते हते कि जमीन को प्यास बुझावो, पर पेट मत भरो। धनपत ने माथा सहलाया। ये तो मुश्किल है बेटा, रात में हर 2 घंटे को मेड़ पे जाना और नापना। नहीं बाबा, बल्लू ने कहा, हमारा काम तो रात में पानी लगाने का तरीका बदलना है। अगली रात जब हम पानी लगाएंगे तो हम पहले घंटे में ही मेड़ बंद कर देंगे और फिर हम झांक कर देखेंगे कि हमारी बनाई हुई जांच की बोतलें भर गई या नहीं। अगली रात पूस की सर्दी फिर अपने पूरे चरम पर थी। हवा शाएं शाएं करती हुई मेड़ों से टकराकर निकल रही थी। धनपत और बल्लू खेत में थे। इस बार बिजुरी और रामा भी उनके लिए गर्म खिचड़ी लेकर आईं। आज हम डरेंगे नहीं, आज तो बिजुरी माई साथ है और जादव काका भी ऊपर से देख रहे होंगे। बल्लू ने मेड़ खोली। पानी खेत में दौड़ने लगा। 1 घंटे बाद बल्लू ने तुरंत मेड़ बंद कर दी, जबकि अभी खेत का केवल आधा हिस्सा ही भरा था। धनपत चिंतित हो गए। बलुआ, ई का कर दइयो, फसल सूख जाएगी। धीरज रखो बाबा, अब तो प्रकृति और विज्ञान को काम करने दो। वे सब झोपड़ी में वापस आ गए और अलाव के पास खिचड़ी खाने लगे। बाहर हवा अपनी पूरी ताकत से शाएं शाएं कर रही थी। 30 मिनट बाद बल्लू टॉर्च लेकर बाहर निकला। वो उन जांच के छोटे गड्ढों की ओर गया जो उसने बनाए थे। उसने मिट्टी की नमी नापी। बाबा, काम हो गयो, बल्लू चिल्लाया। हमरे खेत का पानी पूरा हो गयो। पानी तेजी से जमीन में उतर गयो और मिट्टी ने उतनी ही नमी ली जितनी को चाहिए। धनपत और बिजुरी दोनों दौड़कर खेत में आए। उन्होंने देखा कि खेत पूरा भरा नहीं था, पर मिट्टी पूरी तरह से नम हो चुकी थी। अरे बलुआ, धनपत ने बल्लू को गले लगा लिया। ये तो सच में जादू है। हमने आज रात आधा पानी बचा लियो और फसल भी तो सही रहेगी। बिजुरी ने भी मुस्कुराते हुए कहा, बेटा बलुआ, इसमें तो जादव की आत्मा भी खुश होएगी। अब हमारी जमीन को सुकून मिलेगो। अगली सुबह ये खबर पूरे रामपुर गांव में आग की तरह फैल गई। किसान अपनी आंखों से देखने आए कि धनपत ने रात में आधा पानी लगाकर भी अपने खेत को कैसे सींच लिया। गांव के मुखिया जी, जो खुद एक पुराने और रूढ़िवादी किसान थे, अपनी लाठी टेकते हुए खेत पर आए। उनके साथ चंदर काका भी थे, गांव के सबसे जोरदार आलोचक। धनपत, ये का ढोंग है? मुखिया जी ने नाराजगी से पूछा। रात को पानी लगाओ तो पूरो खेत लबालब भरनो चाहिए। तूने तो खाली मिट्टी को नम कर दियो है, इसे फसल थोड़ी होएगी।
चंदर काका ने तुरंत हाँ में हाँ मिलाई। हाँ हाँ, ये शहरिया ज्ञान है, ये तो फसल को सूखा देगो। धनपत, तू अपनी बरसों की खेती खराब कर दियो। धनपत शांत रहे। उन्होंने बल्लू की ओर देखा। बल्लू बेटा, तू इन्हें समझा। बल्लू ने फावड़ा उठाया और खेत की मिट्टी को खोदा। उसने दिखाया कि मिट्टी ऊपर से नीचे तक नम थी। मुखिया जी, हमारी जमीन तो प्यास बुझाती है पर पेट भरने से मर जाती है। हम ज्यादा पानी देंगे तो जड़ें सड़ जाएंगी। चंदर काका हंसे। हाथ से छूकर पता चल रहा है कि कम पानी है। इस विज्ञान में तो कोई दम नहीं है। बिजरी माई, जो अब धनपत के साथ थीं, आगे आईं। बेचंदर, तू तो अपनी जिद नहीं छोड़ेगो। मुँह ने जादव को जिद में मरते हुए देखियो है, अब तू तो जिद मत कर। बिजरी माई की बात सुनकर सब शांत हो गए। सब जानते थे कि बिजरी कौन थी और जाधव के साथ क्या हुआ था। मुखिया जी, बिजरी ने कहा, इस बल्लू के ज्ञान को एक मौका दइयो। फसल में पानी का सुकून जरूरी है, डराओ नहीं। इस पूस की सर्दी में इसने आधा पानी बचा लियो। गांव का पानी बचेगो तो सबकी फसल को मिलेगो। मुखिया जी थोड़े नरम पड़े। उन्होंने बल्लू के जांच के गड्ढों को देखा और मिट्टी को छूकर महसूस किया। ठीक है, मुखिया जी ने अंत में कहा, हम अगले हफ्ते तक इंतजार करेंगे। अगर तुम्हारी फसल पीली पड़ गई तो गांव में तुम फिर ये तरीका नहीं अपनाओगे। बल्लू ने आत्मविश्वास से सिर हिलाया। ठीक है मुखिया जी, मैं तो फसल के रंग से ही जवाब दूंगा। बल्लू जानता था कि ये सिर्फ उसके तरीके की परीक्षा नहीं थी, बल्कि नई सोच और पुरानी परंपरा के बीच की लड़ाई थी। उसे अब अगले 7 दिनों तक हर रोज अपनी फसल की देखभाल करनी थी, ताकि वो गांव के सामने एक उदाहरण पेश कर सके। अब रात में भी बल्लू पूरी तरह नहीं सोता था। वो हर 2 घंटे में खेत पर जाता और टॉर्च से अपनी फसल को देखता। बाहर हवा अभी भी शाएं शाएं कर रही थी, पर बल्लू को अब वो हवा चुनौती जैसी लग रही थी। पहले 3 दिन सब कुछ शांत रहा, लेकिन चौथे दिन की सुबह चंदर काका खुशी से मुखिया के पास भागे भागे गए। मुखिया जी, माहे सांचो कहा था तो धनपत के खेत की फसल पीली पड़ रही है। इस शहरी ज्ञान ने तो फसल खराब कर दी। ये खबर आग की तरह फैली। मुखिया जी और गांव के बाकी किसान धनपत के खेत पर पहुंचे। दूर से देखने पर गेहूं की फसल सच में थोड़ी पीली लग रही थी, खासकर उन जगहों पर जहां बल्लू ने पानी कम लगाया था। का होगा धनपत? मुखिया जी ने नाराजगी से पूछा। मैं तो जाना था तो पानी कम होगा तो फसल ऐसी ही होगी। अब तू पूरी फसल खराब कर देगा। धनपत थोड़े घबराए, पर बल्लू शांत था। उसने फावड़ा उठाया और मुखिया जी को लेकर खेत के बीच में गया। मुखिया जी, बल्लू ने कहा, फसल पीली हुई है पर मरी नहीं है। अब तो इस जड़ को देखो। बल्लू ने फावड़े से सावधानी पूर्वक मिट्टी खोदी और गेहूं के पौधे की जड़ निकाली। जड़ एकदम सफेद और मजबूत थी, जबकि बगल के खेत की जड़, जहां ज्यादा पानी दिया गया था, थोड़ी काली और गलने लगी थी। मुखिया जी, बल्लू ने समझाया, जब हम जरूरत से ज्यादा पानी देते हैं तो जमीन को सांस लेने को जगह नहीं मिलती। ये पीलापन डर से नहीं, बल्कि जमीन के तनाव, स्ट्रेस से है। अब जब मिट्टी को सही हवा मिल रही है तो ये थोड़ा समय लेगी, पर फिर तेजी से बढ़ेगी। चंदर काका ने तुरंत तर्क दिया, ये सब बनावटी बात है। मुंह ने तो आज तक जड़ें नहीं देखी, मुंह तो ऊपर का रंग देखता हूं। तभी बिजरी माई वहां आई। वो सीधे चंदर काका के पास गईं। चंदर, बिजरी माई की आवाज शांत थी, पर उसमें दृढ़ता थी। तू सिर्फ ऊपर को देखे है, इसीलिए तो जाधव को हाल भाव हतो। वो भी जिद और ऊपरी ज्ञान पे चलत हतो। अगर तू जड़ को देखेगो तो ही सुकून मिलीगो। बिजरी माई की बात ने चंदर काका को चुप करा दिया। जाधव काका की कहानी गांव के हर आदमी को याद थी। मुखिया जी ने मिट्टी में जड़ को वापस दबा दिया। ठीक है बलुआ, मुंह तुझ पर विश्वास कर रहा हूं, पर तेरे पास 3 दिन और हैं। अगर ये पीलापन 3 दिन में हरा होगा तो मुंह मान लाऊंगा कि तू सच कह रहा है। बल्लू ने सिर हिलाया। वो जानता था कि अगले 3 दिन उसकी जिंदगी के सबसे अहम दिन थे। अगले 3 दिन और रात बल्लू खेत में ही बिताए।
वो हर सुबह और शाम खेत के मेड़ों पर चलता और हवा की शाएं शाएं आवाज सुनता था। वो अपने हाथों से मिट्टी को छूकर महसूस करता था। धनपत और रामा ने उसे गर्म गुड़ की चाय और रोटी दी। बिजली माई हर 2 घंटे में आकर बल्लू को दूर से देखती थीं और फिर मुस्कुराकर वापस चली जाती थीं। उनका विश्वास ही बल्लू के लिए सबसे बड़ी ताकत थी। 7वें दिन की सुबह सूरज निकला। मुखिया जी, चंदर काका और पूरा गांव धनपत के खेत पर जमा था। हवा शांत थी, जैसे सब कुछ थम गया हो और सिर्फ परिणाम का इंतजार हो। मुखिया जी ने खेत की तरफ देखा। पिछले 3 दिनों में जादू हो चुका था। गेहूं के पौधों का वो पीलापन जो पहले दिखा था अब पूरी तरह से गायब था। फसल अब गहरे हरे रंग की थी, जो आसपास के खेतों से ज्यादा चमकीली और सघन यानी घनी लग रही थी। फसल पर सूरज की पहली किरण पड़ी तो वो ऐसी लग रही थी जैसे किसी ने हरे रंग की चमकीली चादर बिछा दी हो। मुखिया जी अपनी लाठी टेकते हुए धीरे धीरे खेत के पास गए। उन्होंने झुककर एक पौधा छुआ। पौधों में एक नई ताकत और जीवन था। चंदर काका, जो सबसे ज्यादा आलोचना कर रहे थे, अपनी आंखें मलता रह गया। ये तो ज्यादा हरी है। बल्लू शांत खड़ा रहा। धनपत और बिजली माई दोनों के चेहरे पर गहरी मुस्कान थी। ये उनकी आस्था की जीत थी। मुखिया जी सीधे बल्लू के पास आए। उन्होंने बल्लू के कंधे पर हाथ रखा। बलुआ बेटा, मुखिया जी की आवाज में अब सम्मान था। माँ आज मान गओ, तूने तो माटी का सुकून ढूंढ लियो। ई काम में तूने आधा पानी बचा दियो और फसल तो दुगनी होएगी। मुखिया जी ने चारों ओर गांव वालों को देखा। सुनो गांव वालों, ई बल्लू सिर्फ किसान नहीं, ई तो भविष्य है। हम सब आज से बल्लू के तरीके से पानी लगाएंगे। पूरे गांव में तालियां बज उठीं। चंदर काका भी चुपचाप आए और बल्लू के पैर छूने लगे। बेटा बलुआ, माँ ने तो अपनी अज्ञानता में बहुत गलत कह दिया हो। तो तूने तो जादव काका की बात सच कर दी। जमीन को प्यास बुझाओ पर पेट मत भरो। बल्लू ने चंदर काका को उठाया। काका, ये सब तो बिजली माई और बाबा के विश्वास की देन है। विज्ञान तो बस तरीका बता सके है, पर विश्वास ही तो फसल उगा सके है। बिजली माई की आंखों में खुशी के आंसू थे। उनके पिता जाधव की अधूरी मन्नत आज सही मायनों में पूरी हुई थी। ना सिर्फ आत्मा को शांति मिली, बल्कि उनकी शिक्षा, जमीन की प्यास बुझाओ, गांव की नई परंपरा बन गई। उसी दिन शाम को गांव की चौपाल पर एक बड़ी सभा हुई। मुखिया जी ने ऐलान किया कि बल्लू अब गांव का कृषि मार्गदर्शक होगा। बल्लू ने सभी किसानों को अपना पानी बचाने का तरीका समझाया। उसने उन्हें सिखाया कि कैसे रात में हवा की शाएं शाएं आवाज सुनते हुए जल्दबाजी में ज्यादा पानी नहीं लगाना है, बल्कि धीरज रखना है और मिट्टी की जरूरत को समझना है। पूस की वो रात जो हमेशा डर और संघर्ष की होती थी, अब एकजुटता और ज्ञान की रात बन गई थी। तो दोस्त, कैसी लगी कहानी? बताना जरूर अगर आप अभी जग रहे हो तो, और वीडियो चलने देना, क्योंकि फायर बर्न साउंड आपको सुकून देगा। एकदम गहरी नींद आएगी आपको। धन्यवाद।